दोस्तों, आप जानते हैं युद्ध सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं जीता जाता। असली जीत वो होती है जो बिना खून खराबे के हासिल हो। यही है चाणक्य नीति का असली रहस्य। चाणक्य वो महान राजनीतिज्ञ जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि और नीतियों से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खड़ा कर दिया। सोचिए, अगर शत्रु को बिना लड़े ही पराजित किया जा सके तो कैसा हो। यही सवाल हमें चाणक्य की नीतियों की तरफ ले जाता है। चाणक्य की नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी उनके समय में थी। ये नीतियां सिर्फ राजनीति या साम्राज्य निर्माण तक सीमित नहीं हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही कारगर हैं। शत्रु को बिना लड़े बर्बाद करने का अर्थ, शत्रु को बिना लड़े हराने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन बचाकर जीत हासिल करें। सीधा टकराव अक्सर नुकसानदायक होता है, चाहे वह व्यक्तिगत दुश्मन हो, बिजनेस का प्रतिद्वंद्वी या फिर जीवन की कोई समस्या। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कैसे शांति और समझदारी से बड़े शत्रु को बर्बाद किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम अपने शत्रु से लड़ने का फैसला करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित कर देते हैं। लेकिन अगर हम बिना लड़े उसे हराने की कला सीख लें तो हम न सिर्फ अपने उद्देश्य में सफल होंगे बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी बनाए रखेंगे। चाणक्य का दृष्टिकोण, चाणक्य कहते हैं, शत्रु से लड़ने की सबसे बड़ी मूर्खता है उसे अपने स्तर पर लाना। आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें? जवाब है, उसकी जड़ों पर वार करें। जब जड़ कमजोर हो जाए तो पेड़ खुद गिर जाता है। यही चाणक्य नीति है। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे चाणक्य की उन 12 नीतियों की जो आपको शत्रु को बिना लड़े हराने का हुनर सिखाएंगी। हर नीति को हम विस्तार से समझेंगे, उसे आज के जीवन से जोड़ेंगे ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। आधुनिक जीवन में चाणक्य की नीतियों का महत्व सोचिए। आपका ऑफिस में कोई ऐसा सहयोगी है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर कोई पड़ोसी जो आपकी खुशियों में खलल डालता है। ऐसे में क्या आप हर बार उनसे लड़ेंगे या फिर चाणक्य की नीतियों से उन्हें चुपचाप बर्बाद कर देंगे? मित्रों, चाणक्य नीति सिर्फ युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या फिर निजी समस्याएं, हर जगह ये नीतियां कारगर साबित हो सकती हैं। मित्रों, चाणक्य ने कहा है, शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले उसे भ्रमित करो। युद्ध का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग है। जब आपका शत्रु आपकी रणनीतियों को समझ ही नहीं पाएगा तो वह खुद को बचाने के बजाय गलतियां करना शुरू कर देगा। यही चाणक्य की पहली नीति है, भ्रम और मानसिक खेल। सोचिए, एक युद्ध के मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पहली सेना सीधी रणनीति से हमला करती है, जबकि दूसरी सेना दुश्मन को यह यकीन दिलाती है कि हमला किसी और दिशा से होगा। क्या होगा? दूसरी सेना की रणनीति शत्रु को भ्रमित कर देगी और वह बिना लड़े ही हार मानने की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों, यह नीति सिर्फ युद्ध में ही नहीं, हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रभावी है। अगर कोई सहकर्मी आपकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसे यह यकीन दिलाइए कि आप किसी और प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी आपके व्यापार में अड़चन डाल रहा है तो उसे भ्रमित कर दीजिए कि आप किसी और क्षेत्र में निवेश करने वाले हैं। चाणक्य की यही चालें थीं जिनसे उनके शत्रु हमेशा एक कदम पीछे रहते थे। चाणक्य नीति में शत्रु को भ्रमित करने के लिए 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। 1, असत्य पर सत्य का पर्दा डालें। चाणक्य कहते हैं, सत्य को छिपाना नहीं बल्कि उसे इतना साधारण बना दो कि शत्रु उसे महत्व ही न दे। अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो शत्रु को ऐसा दिखाइए कि वह योजना बेहद छोटी या महत्वहीन है। जब शत्रु उस पर ध्यान न दे तो आप अपनी योजना को अंजाम दें। 2, गलत जानकारी दें। शत्रु की ताकत उसकी जानकारी होती है। अगर आप उसे गलत जानकारी देंगे तो वह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। सोचिए, कोई आपके व्यापार को खत्म करना चाहता है, उसे ऐसी जानकारी दीजिए कि आप अपना ध्यान किसी और प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं। जैसे ही वह उस दिशा में कदम बढ़ाएगा, आप अपनी असली योजना को लागू कर सकते हैं। 3, दोस्ती का नाटक करें। दोस्त बनकर दुश्मन को धोखा देना सबसे बड़ा खेल है।
चाणक्य ने कहा है, शत्रु को पास लाओ, लेकिन अपनी असली ताकत को छिपा कर रखो। जब वह यह मानेगा कि आप उसका मित्र हैं, तभी वह अपनी कमजोरियां आपके सामने उजागर करेगा। मित्रों, आज के समय में यह नीति और भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो उसे यकीन दिलाइए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। इससे वह अपनी योजनाओं को आपके सामने उजागर कर देगा और आप चुपचाप अपनी तरक्की का रास्ता बना लेंगे। बड़े कारोबारी अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित करते हैं। जैसे एक कंपनी दिखाती है कि वह एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेकिन असल में वह अपने पुराने प्रोडक्ट को मजबूत कर रही होती है। इस भ्रम से प्रतिद्वंद्वी अपनी योजना बदल देता है और हार मान लेता है। सोचिए, अगर आपका शत्रु यह न समझ पाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो वह घबरा जाएगा। डर और असमंजस इंसान को कमजोर बना देते हैं। यही चाणक्य नीति की असली ताकत है। शत्रु को इतना भ्रमित कर दो कि वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल ही न कर पाए। दोस्तों, चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू करें। अपने शत्रु को भ्रमित करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर अपना दांव खेलें। मित्रों, चाणक्य कहते हैं, हर शत्रु की हार उसकी अपनी कमजोरी में छिपी होती है। अगर आप उसकी कमजोरियों को पहचान लें और उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करें, तो बिना लड़े ही उसे हराया जा सकता है। युद्ध का मैदान सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि रणनीतियों से जीता जाता है। शत्रु की ताकत पर हमला करने से बेहतर है कि उसकी कमजोरियों को निशाना बनाया जाए। यही चाणक्य की तीसरी नीति है। सोचिए, आप किसी खेल में हैं। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को जानते हैं, तो आप आसानी से जीत सकते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट में आपके विरोधी खिलाड़ी की फील्डिंग कमजोर है, तो आप उसे वही खेलने पर मजबूर करेंगे। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। शत्रु की कमजोरियों को समझकर आप उसे ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां से वह निकल ही ना सके। शत्रु की कमजोरियों को पहचानने के 4 कदम। 1, शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखें। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की हर चाल पर नजर रखो। उसकी आदतें, फैसले और व्यवहार उसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। अगर आपका शत्रु जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो यह उसकी कमजोरी है। अगर वह किसी चीज के प्रति लालची है, तो आप उस लालच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका शत्रु आपकी कंपनी से आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप देख लें कि वह बिना जांचे परखे बड़े सौदों पर साइन करता है, तो आप उसे ऐसी डील में उलझा सकते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाए। 2, उसकी ताकत को समझें और उसमें कमजोरी ढूंढें। हर ताकत के पीछे कमजोरी छिपी होती है, बस सही नजरिया चाहिए। अगर शत्रु को अपने धन पर गर्व है, तो उसकी कमजोरी उसकी खुद की अति आत्मविश्वास है। अगर वह अपनी प्रसिद्धि पर निर्भर है, तो उसे उसकी छवि बिगाड़ने से हराया जा सकता है। 3, उसके करीबियों से जानकारी लें। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की जानकारी उसके मित्रों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं दे सकता। अगर आप उसके करीबी लोगों से जुड़ जाएं, तो आपको वह जानकारी मिल सकती है जो उसे बर्बाद करने के लिए जरूरी है। ध्यान रखें, यह काम चुपचाप और बड़ी समझदारी से करें। 4, उसकी जरूरतों और इच्छाओं को समझें। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, पैसा, शक्ति या सम्मान। अगर आप उसके उद्देश्य और इच्छाओं को समझ लें, तो आप उन पर चोट कर सकते हैं। चाणक्य नीति का मूल मंत्र है, शत्रु को उसकी खुद की इच्छाओं का गुलाम बनाओ। शत्रु की कमजोरी को हथियार बनाएं, लालच का जाल बिछाएं। लालच हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपका शत्रु लालची है, तो उसे ऐसा लालच दीजिए जो उसे गहरे जाल में फंसा दे। उदाहरण, अगर आपका व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी अधिक मुनाफे के पीछे भागता है, तो उसे ऐसी डील ऑफर करें जो सतही रूप से आकर्षक हो, लेकिन गहराई में नुकसानदेह हो। गुस्से का फायदा उठाएं। जो गुस्से में है, वह अपनी समझ खो देता है। अगर आपका शत्रु जल्दी गुस्सा करता है, तो उसे ऐसे हालात में डालिए जहां वह खुद ही अपनी गलतियां करे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा इंसान को अपनी कब्र खुद खोदने पर मजबूर कर देता है। उसकी कमजोरी को सार्वजनिक करें। अगर शत्रु की कमजोरी को उसके समर्थकों के सामने लाया जाए, तो उसकी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। सोचिए, कोई राजनेता जिसे जनता पर भरोसा है, उसकी निजी गलतियां जनता के सामने आ जाएं।
उसकी पूरी छवि बर्बाद हो जाएगी। उसकी ताकत को उसकी कमजोरी में बदलें। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमानी यह है कि शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल दिया जाए। अगर शत्रु अपनी ताकत पर घमंड करता है तो उसे ऐसी स्थिति में डालें जहां वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। आधुनिक समय में इस नीति का उपयोग व्यापार में, अगर आपका प्रतिद्वंद्वी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उसकी कमजोरियों को उजागर करें। उदाहरण, अगर उसका प्रोडक्ट महंगा है तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता और उपयोगी बनाकर उसे हराएं। सामाजिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी कमजोरी को ध्यान में रखकर उससे बातचीत करें। अगर वह अपने अहंकार में जीता है तो उसे वहीं चोट दें। राजनीति में चाणक्य की यह नीति आज भी राजनीति में बेहद प्रभावी है। किसी भी नेता को हराने के लिए उसकी निजी कमजोरियों को उजागर किया जाता है। मित्रों, यह दुनिया एक बड़ा रणभूमि है। अगर आप अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने की कला सीख लें तो आप हर कदम पर विजयी होंगे। शत्रु की कमजोरियों को जानना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना न केवल बुद्धिमानी है बल्कि सफलता की कुंजी भी है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उसे भ्रम में डाल दिया जाए। जब शत्रु यह समझ ही न सके कि आप क्या करने वाले हैं तो वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। युद्ध सिर्फ ताकत और कौशल से नहीं जीता जाता बल्कि भ्रम की चालें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शत्रु को कमजोर करने के लिए उसे बार बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर करें। यही चाणक्य की चौथी नीति है। भ्रम की शक्ति क्यों काम करती है? भ्रम एक मानसिक हथियार है। अगर शत्रु यह नहीं समझ पाता कि आप क्या करेंगे तो वह घबरा जाता है। घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। सोचिए, एक शिकार जब शिकारी के जाल को देख ही नहीं पाता तो वह फंस ही जाएगा। यही रणनीति चाणक्य सिखाते हैं। शत्रु को ऐसा जाल दिखाओ जो असली न हो और असली जाल को छिपाकर रखो। भ्रमित करने की रणनीतियां। 1. अपनी असली मंशा छिपाएं। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने शत्रु को यह मत बताओ कि तुम्हारी असली योजना क्या है। अगर शत्रु यह समझ लेता है कि आप क्या करने वाले हैं तो वह पहले से ही तैयार हो जाएगा। आपको अपनी असली योजना को छिपाकर रखना होगा। उदाहरण, अगर आप व्यापार में किसी बड़े ग्राहक को हासिल करना चाहते हैं तो शत्रु को यह लगे कि आप किसी और दिशा में काम कर रहे हैं। जब वह आपकी चाल को समझने में व्यस्त होगा, आप अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं। 2. झूठी सूचनाएं फैलाएं। झूठी सूचनाएं शत्रु को भ्रमित करने का सबसे बड़ा हथियार है। शत्रु को ऐसे हालात में डालें जहां वह आपकी झूठी सूचनाओं पर भरोसा करे। इससे वह अपने फैसलों में असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। उदाहरण, अगर आपके शत्रु को लगे कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वह आपको हल्के में लेगा। यह उसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। 3. शत्रु को अप्रत्याशित कदम उठाने पर मजबूर करें। भ्रम की कला यह है कि आप शत्रु को उसकी योजनाओं से भटकने पर मजबूर कर दें। शत्रु के दिमाग में डर और असमंजस पैदा करें। अगर वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं तो वह खुद गलतियां करेगा। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने कौरवों को भ्रमित करके उनकी सेना को तोड़ा। उन्होंने पांडवों की जीत के लिए ऐसी रणनीतियां बनाई जिन्हें कौरव समझ ही नहीं पाए। 4. गलत संकेत भेजें। शत्रु को भ्रमित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ऐसे संकेत दिए जाएं जो उसे गलत दिशा में ले जाएं। अगर आप शत्रु को अपनी ताकत कम समझने पर मजबूर कर सकते हैं तो वह आपकी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि आप उसकी कमजोरियों पर चोट कर सकते हैं। जब चाणक्य ने नंद साम्राज्य को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने शत्रु को बार बार भ्रमित किया। उन्होंने शत्रु को यह यकीन दिलाया कि वह सीधा युद्ध करेंगे, लेकिन चाणक्य ने गुप्त चालों और आंतरिक विद्रोह के जरिए साम्राज्य को अंदर से तोड़ दिया। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ को भ्रमित करके उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। अर्जुन ने जयद्रथ को ऐसा यकीन दिलाया कि वह सुरक्षित है, लेकिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने उसे मारकर युद्ध में जीत हासिल की। भ्रम की कला में माहिर कैसे बने? 1. अपनी योजना को गुप्त रखें।
अपनी रणनीतियों के बारे में केवल उन्हीं को बताएं जो पूरी तरह से विश्वसनीय हो। चाणक्य कहते हैं, आपकी योजना जितनी गुप्त होगी, आपकी जीत उतनी ही सुनिश्चित होगी। दो शत्रु की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाएं। शत्रु को भ्रमित करने के लिए उसकी सोच और प्रतिक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप यह जान लें कि वह किसी स्थिति में क्या करेगा, तो आप उसे भ्रमित करने में सफल होंगे। 3. अप्रत्याशित कदम उठाएं। शत्रु को हमेशा यह लगे कि आप साधारण तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कदम उठाएं जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। 4. शांत रहें और धैर्य रखें। भ्रम पैदा करना एक धीमी प्रक्रिया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो शत्रु आपकी चाल को समझ सकता है। चाणक्य कहते हैं, हर शत्रु के भीतर एक कमजोरी छिपी होती है। अगर आप उस कमजोरी को पहचान लें और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लें, तो शत्रु का अंत निश्चित है। यह अध्याय चाणक्य की सबसे गहरी और गूढ़ नीति पर आधारित है। शत्रु की कमजोरियों को समझकर उसे लड़ाई के परास्त करना। याद रखें, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। शत्रु की कमजोरियों को पहचानने का महत्व एक पेड़ को गिराने के लिए उसकी जड़ पर वार किया जाता है। शत्रु की कमजोरी उसकी जड़ है। अगर आप उस कमजोरी को सही तरीके से भुनाएंगे तो शत्रु अपने ही बोझ से गिर जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को परास्त करने के लिए उसकी ताकत से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी कमजोरी पर वार करो और वह खुद ही हार मान लेगा। शत्रु की कमजोरियां कैसे पहचानें? उसकी आदतें और स्वभाव देखें। हर इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसे कमजोर बनाती हैं। कोई क्रोधी होता है, कोई लालची, कोई स्वाभिमान में अंधा। अगर आपका शत्रु लालच का शिकार है, तो आप उसे ऐसे प्रलोभन में फंसा सकते हैं जो उसे कमजोर बना दे। उदाहरण, अगर शत्रु धन का लोभी है, तो उसे ऐसे प्रस्ताव में उलझाएं जो उसकी ताकत को कम कर दे। उसके आसपास के लोगों से जानकारी लें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की ताकत उसके सहयोगियों में होती है। उन लोगों से जानकारी जुटाएं जो शत्रु के करीब हैं। अक्सर शत्रु के सहयोगी उसकी कमजोरियों के गवाह होते हैं। उसकी असफलताओं का अध्ययन करें। जो व्यक्ति असफल होता है, उसकी असफलताएं उसकी कमजोरियों को उजागर करती हैं। शत्रु की पुरानी असफलताओं का विश्लेषण करें। जानें कि वह कहां और क्यों चूका। उसके अहंकार को समझें। अहंकार हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आपका शत्रु अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा है, तो उसे उसी में फंसाएं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के अहंकार को उसके खिलाफ हथियार बनाएं। कमजोरी को हथियार कैसे बनाएं? शत्रु को उसकी कमजोरियों पर निर्भर बनाएं। अगर आप शत्रु को उसकी ही कमजोरियों पर निर्भर कर दें, तो वह आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अगर वह लालची है, तो उसे लालच का शिकार बनाएं। अगर वह क्रोधी है, तो उसे उकसाकर गलतियां करने पर मजबूर करें। उदाहरण, अगर आपका शत्रु क्रोध में निर्णय लेता है, तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि उसकी हर चाल विफल हो रही है। इससे वह जल्दबाजी में गलत फैसले लेगा। कमजोर पहलुओं पर चोट करें। शत्रु को उसकी सबसे कमजोर स्थिति में हराना आसान होता है। अगर वह आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसकी वित्तीय स्थिति को और खराब करने की योजना बनाएं। अगर वह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके खिलाफ जनमत तैयार करें। कमजोरी का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप उसे शत्रु की ताकत के रूप में पेश करें। शत्रु को यह विश्वास दिलाएं कि उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत है। इससे वह गलत दिशा में काम करेगा। अगर शत्रु को यह लगे कि वह सुरक्षित है, तो वह सावधानी छोड़ देगा। उसे ऐसा महसूस कराएं कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही वह असावधान हो, उसकी कमजोरी पर वार करें। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, तो उन्होंने नंद साम्राज्य की कमजोरी को पहचानकर उसे पराजित किया। नंद राजा का लालच और अपने मंत्रियों पर अत्यधिक भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां थीं। चाणक्य ने इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके साम्राज्य को गिरा दिया। रामायण में भगवान राम ने रावण की कमजोरी को समझकर ही उसे हराया। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार और सीता को लेकर मोह था। भगवान राम ने उसे उसके ही अहंकार में उलझाकर पराजित किया। चाणक्य नीति कहती है, पहले शत्रु की पूरी जानकारी जुटाओ,
फिर उसकी कमजोरियों पर हमला करो। बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाएं। हर योजना को बार बार परखें। कमजोरियों का उपयोग तभी सफल होता है जब आप सही समय पर वार करें। धैर्य रखें, सही अवसर का इंतजार करें। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं तो शत्रु आपकी चालों को कभी नहीं समझ सकेगा। खुद को कमजोर दिखाएं, लेकिन भीतर से मजबूत बने। शत्रु के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ के लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी मदद से शत्रु की कमजोरियों की जानकारी जुटाएं। टीम वर्क से अपनी योजनाओं को अंजाम दें। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें शत्रु खुद ही हार मान ले और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाए। बिना हथियार उठाए जो युद्ध जीता जाए वह सबसे श्रेष्ठ विजय है। यह अध्याय चाणक्य नीति के उस अमोघ सूत्र पर आधारित है जो शत्रु को मानसिक और भावनात्मक रूप से इस कदर कमजोर कर देता है कि वह खुद को हराने पर मजबूर हो जाता है। यह न केवल बुद्धिमत्ता और धैर्य की मांग करता है, बल्कि रणनीति की कला को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। बिना लड़ाई के जीतना सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इससे न तो आपका समय बर्बाद होता है और न ही आपकी ताकत। शत्रु स्वयं आपकी शर्तों पर आत्मसमर्पण करता है। जो शत्रु हार मान लेता है वह फिर से उठने की हिम्मत नहीं करता। आत्मसमर्पण करने वाला शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। वह दोबारा आपके खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जीत से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपके दुश्मनों के बीच खौफ पैदा होता है। इससे भविष्य में कोई भी आपके खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। शत्रु को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने की रणनीतियां। 1, भ्रम पैदा करें। शत्रु को उसकी ताकत और कमजोरियों के बीच उलझा दो। शत्रु को यह महसूस कराएं कि आपकी शक्ति असीमित है। उसकी योजनाओं को विफल करते रहें ताकि वह आत्मविश्वास खो दे। उदाहरण, अगर शत्रु आपके खिलाफ एक योजना बना रहा है तो उसके आसपास यह अफवाह फैलाएं कि आप उसकी हर चाल से वाकिफ हैं। इससे वह मानसिक रूप से कमजोर होगा। 2, उसे अलग थलग कर दो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसके सहयोगियों से अलग कर देना। शत्रु के दोस्तों और सहयोगियों को अपनी ओर मोड़ें। एक बार शत्रु अकेला पड़ जाए तो वह खुद ही हार मान लेगा। 3, उसकी शक्ति के स्रोत को खत्म करें। शत्रु की ताकत उसके संसाधनों से होती है। अगर शत्रु आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके धन के स्रोत पर वार करें। अगर वह अपनी सेना या समर्थन पर निर्भर है तो उसमें फूट डालें। 4, उसके विकल्पों को खत्म कर दें। जब शत्रु को यह लगे कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वह आत्मसमर्पण कर देगा। उसे चारों तरफ से घेर लें। उसके हर विकल्प को बंद कर दें। 5, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। शत्रु को यह महसूस कराएं कि वह किसी भी सूरत में जीत नहीं सकता। उसके डर को बढ़ावा दें ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए। जब शत्रु हार मान ले तो सुनिश्चित करें कि वह आपकी शर्तों को स्वीकार करे। उसे ऐसा एहसास दिलाएं कि आत्मसमर्पण करना ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अपनी शर्तों में ऐसी चीजें जोड़ें जो उसे दोबारा मजबूत न बनने दें। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु का भविष्य आपके हाथ में होना चाहिए। उसे ऐसी स्थिति में रखें जहां वह आपकी अनुमति के बिना कुछ न कर सके। शत्रु को यह समझाएं कि वह अपनी हार स्वीकार कर रहा है क्योंकि आपने उसे यह अवसर दिया है। इससे वह आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करेगा और दोबारा आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से सेल्यूकस निकेटर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। चाणक्य ने सेल्यूकस को उसके कमजोर राजनीतिक स्थिति में फंसा दिया। सेल्यूकस ने अंततः चंद्रगुप्त से संधि कर ली और अपनी बेटी का विवाह तक प्रस्तावित किया। महाभारत में भगवान कृष्ण ने शांति दूत के रूप में कौरवों को मानसिक रूप से पराजित कर दिया था। उन्होंने दुर्योधन के अहंकार को इस कदर बढ़ावा दिया कि वह गलत निर्णय लेता गया। अंत में कौरव अपनी हार को स्वीकार करने पर मजबूर हुए। व्यावहारिक सुझाव 1, धैर्य और समझदारी से काम लें। शत्रु को आत्मसमर्पण करने में समय लगता है। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। हर कदम सोच समझकर उठाएं। धैर्य बनाए रखें। 2, शत्रु को विकल्प दिखाएं लेकिन सही रास्ता छिपाएं
उसे यह महसूस कराएं कि उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, आपकी शर्तों को मानना। 3. अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। शत्रु को अपनी शक्ति का एहसास कराएं, लेकिन उसकी सीमा दिखाएं। शत्रु को यह न लगे कि वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे केवल यह दिखाएं कि आपकी शक्ति उससे कहीं अधिक है। 4. जीत के बाद भी सतर्क रहें। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसमर्पण के बाद भी शत्रु पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि वह दोबारा ताकतवर न बने, उसे अपने नियंत्रण में रखें। मित्रों, चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता। सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें शत्रु बिना लड़े ही हार मान ले। बिना लड़ाई के जीतना आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। शत्रु को इतना कमजोर कर दें कि वह आपके सामने घुटने टेक दे। तो मित्रों, चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएं। अपने शत्रु को हराने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करें। यह न केवल आपको विजयी बनाएगा, बल्कि आपको वह सम्मान भी दिलाएगा जिसका आप हकदार हैं। याद रखें, चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वही है जो दिमाग से लड़ी जाए, न कि हथियारों से। मित्रों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती का समाधान हमारे विवेक, धैर्य और सही रणनीति में छिपा है।